रेस्पिरेशन। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन तो हो गया है, यानी कि जो खाना है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटकर हमारी बॉडी में आ तो गया है। तो अब उस खाने से बनाई जाती है एनर्जी, जो कि अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने में और बॉडी के अलग अलग एक्टिविटीज में यूज होती है। पर हाँ, ये एनर्जी एक्चुअली बनती कैसे है? सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देखो, कुछ लोगों को लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम है, तो नहीं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम नहीं है। इनफैक्ट जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। देखो, रेस्पिरेशन को अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इसमें दो स्टेप्स आती है। एक होता है गैसियस एक्सचेंज और दूसरा होता है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। एंड स्पेसिफिकली गैसियस एक्सचेंज वाले पार्ट को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रीदिंग एक तरह का वेंटिलेशन प्रोसेस होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और जो कि कुछ बेसिकली इवॉल्व एनिमल्स होते हैं, जैसे कि मैमल्स, उनमें ब्रीदिंग को एक रिदमिक मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड स्केलेटन भी कहा गया है, जो कि हम आगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में पढ़ेंगे। अभी के लिए ब्रीदिंग इज सिंपली एक तरह का वेंटिलेशन प्रोसेस, जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। एंड द सेकेंड पार्ट इज ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सिर्फ ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन नहीं बोलते। रेस्पिरेशन में सिंपल फूड को तोड़ना भी इन्वॉल्व होता है। ये बेसिकली हर एक लिविंग सेल के अंदर होता है। और यार देखो, इतने सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है हमारे आसपास, तो उनका मन है ना कि वो उनके बॉडी में जो सिंपल फूड है उसको किस भी तरह से तोड़े। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, और कुछ होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ते हैं फूड को। तो डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, सेलुलर रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकेंड इज एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अच्छा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वर्ड पर जाओ। रेस्पिरेटरी यानी कि कहीं ना कहीं वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, एंड सबस्ट्रेट यानी कि कोई भी सब्सटेंस, बेसिकली कोई भी सब्सटेंस जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, यानी कि रेस्पिरेशन में काम आ रहा है, और जिसको हम मेनली ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज इज द काइंड ऑफ सिंपलेस्ट शुगर। सिंपलेस्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज होता है, जो कि टूटता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसमें निकलती काफी सारी एनर्जी। अच्छा, अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली होता कैसे है? तो हमारी सेल के पास आ जाता है ग्लूकोज। जो हमने खाना खाया उससे सेल के पास ग्लूकोज तो आ गया, पर सिर्फ अकेले ग्लूकोज से काम नहीं होगा ना, हमको उसको ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन भी कराना है। ऑक्सीजन भी आ जाता है थ्रू ब्रीदिंग। तो अब ये जो ग्लूकोज है ये आ जाता है सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के बेसिकली साइटोसोल पार्ट में, जो कि टूटता है पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट में, जो कि होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ने में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर हाँ, इससे आगे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ये जो पायरुवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। अब तो यहाँ पे बेसिकली ग्लाइकोलिसिस हुआ है ग्लूकोज का। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज यहाँ पे टूटा है पायरुवेट में, टूटने को हम केमिस्ट्री में लाइसिस बोलते हैं, और यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है तो ग्लाइकोलिसिस। तो अब यहाँ पे पायरुवेट आ गया, और एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो अब ये जो पायरुवेट है ये बेसिकली सेल के साइटोप्लाज्म में टूट चुका है। अब ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, और इसमें निकली बहुत सारी एनर्जी। यहाँ पे बेसिकली काउंट में देखा जाए तो 38 एटीपी बनते हैं। तो ये हो चुकी है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी एक तरह से ऑक्सीडेशन ही होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अब तुम कहोगे ऑक्सीजन के एब्सेंस में ऑक्सीडेशन, तो हाँ, ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं होता। किसी भी सब्सटेंस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन तो होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, पर बिना ऑक्सीजन के, और इसीलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। तो ये 2 केसेस हो सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के, एक ऑक्सीजन है ही नहीं या फिर थोड़ी सी ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट स्टेप सबकी सेम होती है। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है पायरुवेट में, और फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट बाद में जाके टूटता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसमें निकलती है एनर्जी। पर हाँ, अब ये जो पायरुवेट टूटता है ना इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटा है। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी ऑक्सीजन यूज हुआ ही नहीं है। इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और यहाँ पे जो एनर्जी बनती है ना वो काफी कम होती है कंपैरेटिवली, सिर्फ यहाँ पे 2 एटीपी बनते हैं। और अब तुम कहोगे ये तो एब्सेंस में हो गया, अब जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहाँ क्या होता है? तो वहाँ पर भी बेसिकली इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ही होता है, पर लैक्टिक एसिड में होता है। जब हम बेसिकली बहुत विगरसली एक्सरसाइज कर लेते हैं
तो फिर बेसिकली हमारे लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, पर जब हम बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो ऑक्सीजन इतना इनफ नहीं होता कि वो हमको परफेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे पाए। तो इसलिए हमारी बॉडी की सेल्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती हैं, मसल सेल्स बेसिकली। तो यहाँ पर भी सबसे पहला स्टेप तो तीनों में सेम ही होगा, तीनों ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा पाइरोवेट में, और यहाँ पे जरूरत नहीं होगी ऑक्सीजन की। फिर उसके बाद में इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन जो पाइरोवेट है वो टूटेगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में, और ये एनर्जी भी बहुत कम होती है, लगभग 2 ATP ही होते हैं। तो ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और हाँ, अगर तुमको कहीं पर क्रेब्स साइकिल वर्ड देखने को मिल जाए तो पगला मत जाना। क्रेब्स साइकिल वो प्रोसेस होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। ग्लाइकोलिसिस तो तीनों में ही सेम है, पर क्रेब्स साइकिल सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सारी प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारी बॉडी सेल्स में तो होता ही है, संग में ईस्ट में और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है। और ईस्ट में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब ये तो रही कॉमन बात जो कि हर जगह तुमको एक सी मिलेगी। तो इस चैप्टर में हमको अब 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो रेस्पिरेशन इन ईस्ट जो कि वही एनारोबिक होता है, दूसरा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन बॉडी होती है काफी बड़ी, तो उसमें बेसिकली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम पे एक परफेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम होता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं नोस्ट्रिल्स। ह्यूमन बींग्स में बेसिकली नोस्ट्रिल्स का एक पेयर होता है जो कि मतलब आगे लोअर एंड पे सिचुएटेड होता है। इनको हम एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं। और ये जो नोस्ट्रिल्स होते हैं ये ओपन होते हैं नेजल कैविटीज में। तो नोस्ट्रिल्स ओपन होते हैं कैविटीज में जिनको बोलते हैं नेजल कैविटीज। ये बेसिकली एक दूसरे से सेपरेटेड होती है एक नेजल सेप्टम के थ्रू जो कि कार्टिलेज का बना होता है। भाई अपनी नाक के हाथ डाल के देख लो, तुमको फील होगा। और नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं सीलिया और म्यूकस। सीलिया बेसिकली एयर को फिल्टर करता है और म्यूकस बेसिकली जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको ट्रैप करने का काम करता है। भाई सीलिया ने जो भी एयर फिल्टर करी उसके बाद फिल्टर करके जो भी डस्ट बची उसको म्यूकस ट्रैप कर लेता है। और उसके बाद ये जो नेजल कैविटी है ये ओपन होती है फेनिक्स में। फेनिक्स बेसिकली कॉमन पैसेज होता है खाना और हवा के लिए। फेनिक्स बेसिकली आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है विंड पाइप और विंड पाइप के जस्ट पीछे होता है फूड पाइप। विंड पाइप को ट्रैकिया भी बोलते हैं। जो फेनिक्स है वहां से हवा जाती है ट्रैकिया में। ये भी एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एलिवेटेड होता है फ्रॉम फेनिक्स टू ब्रोंकाई। और ये जो ट्रैकिया होता है इसके चारों तरफ सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इनकम्प्लीट रिंग्स। ये बेसिकली ट्रैकिया की 3 तरफ होती है क्योंकि पीछे वाली साइड फूड पाइप होता है। अभी तुम आगे पढ़ोगे, जब हम ब्रीथ करते हैं तो एक प्रेशर डिफरेंस आता है और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो पाइप है वो एक दूसरे से चिपक भी सकता है, कोलैप्स भी हो सकता है। तो इसीलिए ताकि पाइप कोलैप्स ना हो उसको रोकने के लिए रिंग्स प्रेजेंट होती है ट्रैकिया के 3 तरफ। सी शेप की रिंग्स होती है। इनकम्प्लीट इसलिए होती है क्योंकि पीछे फूड पाइप भी तो आ गया है ना। उस फूड पाइप का तो काम ही है पेरिस्टाल्सिस करना। ये ट्रैकिया बेसिकली लंग्स के लेवल पर आकर डिवाइड हो जाता है 2 ट्यूब्स में जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ये सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है टर्शरी ब्रोंकाई में। और फिर ये जो टर्शरी ब्रोंकाई होती है ये डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में। और इन ब्रोंक्यूल से भी बहुत छोटे छोटे से ऐसे बहुत ही ज्यादा पतले पतले टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी बन जाते हैं। और ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये बेसिकली ओपन होते हैं एल्वियोलर डक्ट्स में, जो कि ओपन होती है बलून लाइक एल्वियोलर सेक्स में जिनको हम बोलते हैं एल्वियोली, सिंगुलर एल्वियोलस। और एल्वियोली ही होती है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लंग्स बेसिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। हर इंसान पे बेसिकली लंग्स का एक पेयर होता है और ये रफली कोन्ड शेप होते हैं। ये हार्ट के जस्ट पीछे होते हैं और हार्ट के दोनों तरफ होते हैं। भाई एक लंग राइट साइड में होगा, एक लंग लेफ्ट साइड में होगा हार्ट की, जो कि कॉलर बोन से डायाफ्राम तक एक्सटेंडेड रहते हैं। लंग्स बेसिकली रिब केज से सराउंडेड होते हैं। रिब केज जो होता है वो इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो बस इतना ही था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और अब देखते हैं कि एक्चुअली ह्यूमंस में रेस्पिरेशन होती कैसे है। बेसिकली वही 2 पार्ट में होती है, एक तो ब्रीदिंग और दूसरा एक्चुअल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग के भी 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनको हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। और हाँ, मैंने बोला था कि भाई प्रेशर डिफरेंस आता है।
तो ये प्रेशर डिफरेंस कैसे आता है वो समझते हैं। तो जब हम इंस्पायर करते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, तो इनहेल करने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको हवा को सक करना होता है, और सक करने के लिए हमको बेसिकली हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर डाउन करना होता है। सिंपल सी चीज है, हवा तभी लंग्स में एंटर करेगी जब लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। और तुमने एक चीज पढ़ी होगी कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो अगर हमको प्रेशर कम करना है तो हमको वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बेसिकली लंग्स एक्सपेंड होते हैं, अपनी वॉल्यूम बढ़ाते हैं। और जब लंग्स एक्सपेंड होते हैं तो हम फील भी कर पाते हैं। हमारे जो रिब्स स्टर्नम होते हैं, स्टर्नम बेसिकली फ्रंट बोन होती है जो कि रिब्स को बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट करती है। जो हमारे रिब्स और स्टर्नम होते हैं वो कि बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ और सामने की तरफ मूव करते हैं, अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, यूएफओ मूवमेंट। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और एकदम फ्लैट हो जाता है। वैसे डायाफ्राम डोम शेप्ड होता है, अब एकदम फ्लैट हो जाता है लंग्स को एक्सपेंड होने की जगह देने के लिए। और पूरी थोरेसिक कैविटी ही एक्सपेंड होती है विद लंग्स, और इस वजह से जो हवा होती है वो बेसिकली एक तरह से सक हो जाती है लंग्स के अंदर और एंटर करती है एल्वियोली में। अब एंटर करने के बाद एल्वियोली में हवा से ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है। कैसे निकाला जाता है वो आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाता है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम की नहीं है, हमको उसको बाहर निकालना होगा। तो उस हवा को बाहर निकालने के लिए प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम फिर से वॉल्यूम कम करते हैं ताकि अंदर का प्रेशर बढ़े। जब अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, और चीजों की टेंडेंसी होती है ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर पर जाने की। तो इस वजह से अब दोबारा से लंग्स सिकुड़ते नहीं है। पहले तो एक्सपेंड हुए थे, अब सिकुड़ते नहीं, अभी ओरिजिनल पोजीशन पर ही आ जाते हैं। रिब्स, स्टर्नम फिर से डाउनवर्ड, बैकवर्ड और इनवर्ड्स मूव करते हैं, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। डायाफ्राम फिर से उसके डोम शेप्ड में ही आ जाता है, और थोरेसिक कैविटी का भी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। लंग्स उनके ओरिजिनल शेप में आ ही जाते हैं। तो इतना होता है ब्रीदिंग। देखो, ब्रीदिंग फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बेसिकली ब्रीदिंग एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग लगभग 15 से 18 बार पर मिनट ब्रीथ करता है, और अगर कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी है तो 20 से 25 पर मिनट। अब आता है रेस्पिरेशन। तो बेसिकली जो गैसियस एक्सचेंज हुआ होता है उसमें एल्वियोली में आ जाती है एयर, और उस एयर में हर प्रजाति की गैसेस रहती हैं। एल्वियोली के चारों तरफ काफी सारे ब्लड कैपिलरीज रहते हैं, और उन ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो हो रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। अब एल्वियोली के अंदर के एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर चली जाती है एल्वियोली में, और ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर आ जाती है ब्लड में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग से बेसिकली पल्मोनरी वेन के थ्रू, जो हार्ट है उसकी लेफ्ट साइड से होता हुआ पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। अब ये जो ब्लड है वो गया मान लो सेल के पास। अब सेल बनाकर बैठी है कार्बन डाइऑक्साइड। तुम कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनाया है, तो भाई सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा कि नहीं, उसमें जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनती है। तो सेल जो है वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर बैठी है, और ब्लड के पास है बहुत सारा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सेल और ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जिसमें ब्लड अपने अंदर का ऑक्सीजन दे देता है सेल को, और सेल के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है ब्लड में, और इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी कि ब्लड और सेल के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। देयर आर सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑल्सो जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। एल्वेओली का सरफेस एरिया 80 मीटर स्क्वायर तक का होता है। इसका सरफेस एरिया इसीलिए इतना बड़ा होता है ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो बेसिकली काफी ज्यादा एरिया पे हो पाए। यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एल्वेओली का सरफेस एरिया इतना बड़ा होता है। एंड सेकेंड इज हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या करता है, जो ऑक्सीजन होता है ना, अगर हम डिफ्यूजन के भरोसे बैठे रहे ना तो फिर ऐसा एस्टिमेशन है कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हमारे लंग से पैर के टो तक पहुंचने में ना लगभग 3 साल लग जाएंगे। इसलिए जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन का हाथ पकड़ पकड़ के सबको देकर आता है कि भाई रखो जल्दी जल्दी। ये हीमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन के इफेक्टिव ट्रांसफर में और काफी फास्ट ट्रांसफर में मदद करता है। यहाँ पे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस इज कंप्लीट। रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जिनमें हम ह्यूमंस भी आते हैं, वो तो बेसिकली एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो वो एयर से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। पर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं
वो यूज़ करते हैं पानी में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। बेसिकली वो डायरेक्टली अपनी स्किन से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है, या फिर उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, उनके पास गिल्स होते हैं। तो वो पानी को माउथ से लेते हैं और फिर उसको गिल्स पे भेजते हैं। गिल्स का सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है और उसमें ब्लड कैपिलरीज की भी काफी अच्छी सप्लाई होती है, तो इसलिए पानी से डायरेक्टली जो ऑक्सीजन है वो चला जाता है गिल्स के थ्रू ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है पानी में। देखो बेसिकली जो पानी है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा कम होता है, इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो काफी जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं ताकि उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल पाए। और ऐसे काफी सारे दूसरी तरह के भी एनिमल्स होते हैं जिनमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्किन इन एक्वेटिक एनिमल्स और अर्थवॉर्म्स, ट्रैकियल सिस्टम इन इंसेक्ट, लंग्स इन ह्यूमन, गिल्स इन एक्वेटिक एनिमल्स, एंड बस इतना ही है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स का। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स होता है कंप्लीट। सो दैट इज इट अबाउट टुडे। टिल देन बाय।